आप सभी को नानूलाल प्रजापति का सादर नमस्कार। दोस्तों, ये हमारे देश की विडंबना है कि चाहे कोई सा भी अखबार पढ़ लो या किसी भी टीवी चैनल का समाचार सुन लो, यौन हिंसा, बलात्कार एवं छेड़छाड़ की खबरें भरी पड़ी हैं। मन विचलित हो जाता है, दिल सहम जाता है जब इस तरह की घटनाएं बच्चों के साथ घटित होती है। वातावरण ऐसा बना हुआ है कि आज हर माँ बाप अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। मुद्दा ये नहीं है कि इस समस्या का समाधान नहीं है, समाधान है। पोक्सो जैसा मजबूत कानून इस समस्या का समाधान है, लेकिन जानकारी और जागरूकता के अभाव की वजह से न तो बच्चों को सुरक्षा मिल पा रही है और न ही अपराधियों को सजा। इस वजह से अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं और बच्चों के साथ यौन हिंसा, बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अगर हम सब इस कानून को अच्छे से समझ लें, इसकी पूरी जानकारी हासिल कर लें, तो न केवल इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित हो पाएगी, बल्कि हमारे बच्चों को सुरक्षा भी मिल पाएगी, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो पाएगी और अपराधियों को सजा मिल पाएगी। तो आइए आज हम कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पोक्सो कानून को समझने की और इसके प्रावधानों को जानने की। लैंगिक हमला, यौन उत्पीड़न और अश्लीलता के अपराधों से बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने तथा यौन शोषण से पीड़ित बच्चों के मामलों का जल्दी निपटान करने के साथ साथ उन्हें न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने यह विशेष कानून बनाया है, जिसका नाम है पोक्सो एक्ट 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, यानी कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसे छोटे नाम से पोक्सो एक्ट 2012 के नाम से जाना जाता है। पोक्सो एक्ट बाल दिवस के दिन 14 नवंबर 2012 को हमारे देश में लागू हुआ। इस कानून में कुल 9 अध्याय और 46 धाराएं हैं, जिनके माध्यम से ये बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। पीड़ित बच्चे को पुनर्वास सेवाओं से जोड़ना, न्याय प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट उपलब्ध कराना, यानी कि बाल सुलभ वातावरण उपलब्ध कराना, तथा विशेष न्यायालय के माध्यम से सरकार ने हर जिला स्तर पर एक विशेष न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पोक्सो के मामलों की सुनवाई होगी, ताकि बच्चों को जल्दी न्याय मिल सके और बच्चों के मामलों की सुनवाई के साथ साथ उनकी जो जांच प्रक्रिया है उसका जल्दी निपटान हो सके और जांच सही भी हो सके। पोक्सो एक्ट की कुछ विशेषताएं हैं जो इसे अन्य कानूनों से अलग बनाती है। उसमें सबसे पहली जो विशेषता यह है कि यह जेंडर न्यूट्रल कानून है, यानी कि इसमें बालक और बालिकाओं को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करने की बात की जाती है। दूसरा, बच्चों के साथ हुए यौन अपराधों की रिपोर्टिंग इस कानून के तहत मैंडेटरी की गई है, यानी कि कहीं पे भी बच्चों के साथ लैंगिक अपराध घटित होता है तो इसमें एफआईआर दर्ज करना, रिपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक माना गया है और बहुत ज्यादा जरूरी किया गया है। साथ ही विशेष न्यायालयों के माध्यम से यौन उत्पीड़न के मामलों की जल्दी सुनवाई करते हुए न्याय के साथ साथ बच्चे के शारीरिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे का प्रावधान भी इस कानून के अंतर्गत किया गया है। पोक्सो कानून में यौन अपराधों को सूचीबद्ध करते हुए अपराध की गंभीरता के आधार पर प्रत्येक अपराध के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जो इस कानून को बहुत ही मजबूत और विशेष बनाता है। तो आइए दोस्तों, हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस कानून के अंतर्गत किन किन अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है, जिससे बच्चे को न्याय मिलना सुनिश्चित होता है और अपराधी को सजा मिलना भी सुनिश्चित हो जाता है। बच्चों के साथ होने वाले सभी यौन अपराधों को पोक्सो कानून में कुल 6 बिंदुओं में श्रेणीबद्ध किया गया है, जिसमें सबसे पहला है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि प्रवेशन लैंगिक हमला। दूसरा है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। तीसरा है लैंगिक हमला, यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट। और चौथा है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि गुरुतर लैंगिक हमला। पांचवा बिंदु है लैंगिक उत्पीड़न, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट। और छठा है अश्लील प्रयोजन से बालकों का दुरुपयोग, यानी किसी भी अश्लील कृत्य के लिए बालकों को उसमें शामिल करके उनका दुरुपयोग करना। बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए इन अपराधों को और ज्यादा विस्तार से समझने की जरूरत है, इसलिए इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि प्रवेशन लैंगिक हमले की। पोक्सो एक्ट की धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमले की विस्तार से व्याख्या की गई है और धारा 4 में इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है।
किसी भी व्यक्ति के द्वारा बच्चे के साथ जबरदस्ती बलात्कार की घटना कारित करना, बच्चे के साथ यौन संबंध स्थापित करना, चाहे उसमें बच्चे की सहमति ही क्यों ना हो, किसी अन्य व्यक्ति से बालक के साथ यौन संबंध स्थापित कराना, बालक से अपने अथवा अन्य किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कृत्य करवाना, बालक के निजी अंगों में किसी वस्तु का प्रवेश कराना या अपना मुंह लगाना, बालक से अपने निजी अंगों पर मुंह लगवाना, ये सभी कृत्य पॉक्सो एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत प्रवेशन लैंगिक हमला यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी के अपराध माने गए हैं और धारा 4 में इसके लिए कम से कम 7 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास के साथ साथ जुर्माने की सजा का प्रावधान भी इस कानून के अंतर्गत किया गया है। दूसरा है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसे आसान शब्दों में अगर समझे तो जो पहली श्रेणी का अपराध है उसे और भी ज्यादा गंभीर प्रवृत्ति से किया गया है और जघन्य तरीके से किया गया है, इसलिए उसको गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की श्रेणी में माना गया है। इस स्लाइड के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इसे गुरुतर या और ज्यादा गंभीर या जघन्य अपराध क्यों माना गया है। पॉक्सो एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो बाल हित एवं बाल संरक्षण में कार्य कर रहा हो, जैसे कि पुलिसकर्मी, सैनिक, लोक सेवक, चिकित्सा कार्मिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक संस्था का प्रतिनिधि या प्रबंधक, हॉस्टल वार्डन तथा बालक के संरक्षक, इनमें से कोई भी बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी वाला अपराध करता है तो यह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला यानी कि एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। सामूहिक रूप से अगर बच्चे के साथ बलात्कार किया गया है या बलात्कार के परिणाम से बच्चे के शरीर व जननांगों में बहुत ज्यादा क्षति हुई है, गंभीर चोटें आई है या कोई भी गंभीर संक्रमण अथवा रोग हुआ है या बच्चे को गर्भ धारण हो गया है उस बलात्कार के परिणाम स्वरूप, या एक से अधिक बार यानी कि बार बार लैंगिक हमला किया गया है और अगर 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया है तो ये हमला भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की श्रेणी में माना जाएगा। अगर बालक की शारीरिक और मानसिक अशक्तता का लाभ उठाकर प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया है और हमले के साथ साथ बालक की हत्या करने की कोशिश की गई है या हत्या कर दी गई है तो यह भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की श्रेणी में मानते हो बहुत अधिक जघन्य अपराध की श्रेणी में इसको रखा गया है। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में इस तरह के अपराधों के लिए कम से कम 10 वर्ष और अधिकतम उम्र कैद की सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही अपराध की गंभीरता और क्रूरता को देखते हुए अपराधी को फांसी की सजा का प्रावधान भी इसमें किया गया है। अगर 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया है तो उसे भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की श्रेणी में मानते हुए अपराधी को फांसी की सजा का प्रावधान इस कानून के अंतर्गत किया गया है। जिन अपराधियों ने गंभीर प्रवृत्ति का यानी कि क्रूरता से अपराध किया गया है या 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ यौन हमला किया है, यौन शोषण किया है, तो ऐसे अपराधी जमानत के हकदार नहीं हैं। अगला बिंदु है लैंगिक हमला यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट। पॉक्सो एक्ट की धारा 7 में इस अपराध को परिभाषित किया गया है जिसे हम अगली स्लाइड के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से बालक के निजी अंगों यानी कि लिंग, योनि, गुदा एवं स्तन का स्पर्श करता है या बालक से किसी अन्य व्यक्ति के लिंग, योनि, गुदा एवं स्तन का स्पर्श करवाता है अथवा लैंगिक आशय से ऐसा कार्य करता है जिसमें प्रवेशन के अलावा अन्य शारीरिक संपर्क स्थापित होता है, इस तरह का कृत्य लैंगिक हमला कहा जाता है। और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 में इस तरह के अपराधों के लिए कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माने के दंड का प्रावधान किया गया है। अपराध की गंभीरता और क्रूरता को देखते हुए जिस प्रकार प्रवेशन लैंगिक हमले को गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की श्रेणी में रखा गया था उसी प्रकार लैंगिक हमले को भी पॉक्सो एक्ट की धारा 9 में गुरुतर लैंगिक हमले की श्रेणी के रूप में परिभाषित किया गया है।
अगर कोई व्यक्ति बालकों के कल्याण के लिए, बालकों के हित के लिए और बालकों की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, उस व्यक्ति के द्वारा लैंगिक हमला किया जाता है, तो इस तरह का जो हमला है वो गुरुतर लैंगिक हमले की श्रेणी में रखा गया है। जैसे पुलिसकर्मी, सैनिक, लोक सेवक, चिकित्सक, शिक्षक, बाल देखरेख और संरक्षण सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति अगर इस तरह की घटना को कारित करते हैं, यानी कि लैंगिक हमला करते हैं, तो यह हमला गुरुतर लैंगिक हमले की श्रेणी में माना जाएगा। यहां हमें सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श को समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर कोई चिकित्सक या थेरेपिस्ट या अभिभावक या माता पिता बच्चे की देखरेख कर रहे हैं, बच्चे की सार संभाल कर रहे हैं और उसे स्पर्श कर रहे हैं, तो ये लैंगिक हमले की श्रेणी में नहीं आएगा। वो देखरेख और सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित स्पर्श माना जाएगा। किसी व्यक्ति के द्वारा लैंगिक हमला कारित करने के परिणाम की वजह से अगर बच्चे के शरीर अथवा जननांगों में बहुत ज्यादा क्षति हुई है, किसी तरह का गंभीर रोग या संक्रमण हो गया है, बच्चे के जननांगों या शरीर में घातक चोट लगी है या मानसिक रूप से आघात लगा है बच्चे को, तो ये लैंगिक हमला भी गुरुतर लैंगिक हमले की श्रेणी में माना गया है। किसी बालक की शारीरिक व मानसिक अशक्तता का लाभ उठाकर अगर लैंगिक हमला किया गया है या एक से अधिक बार लैंगिक हमला किया गया है या लैंगिक हमले के दौरान बालक की हत्या का प्रयास किया गया है, ये सारे अपराध गुरुतर लैंगिक हमले की श्रेणी के अपराध माने जाएंगे और पोक्सो एक्ट की धारा 10 में इस तरह के अपराधों के लिए कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष की सजा के कारावास और जुर्माने के दंड का प्रावधान किया गया है। पोक्सो एक्ट की धारा 11 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बालक के साथ अश्लील संवाद स्थापित करता है, द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग करता है, भद्दे शब्दों का प्रयोग अपनी बातचीत के दौरान करता है, भद्दे इशारे करता है जैसे आंख मारना, सीटी बजाना, इस तरह के इशारे करता है, या बालक का बार बार पीछा करता है, या बालक को गंदी नीयत से या गंदी नजर से घूरता है, बालक से बार बार संपर्क करने की कोशिश करता है, या अपने शरीर का कोई भाग बालक के सामने प्रदर्शित करता है, या बालक से उसके शरीर के किसी भाग को प्रदर्शित करवाने के लिए बोलता है, अश्लील प्रयोजन से कोई वस्तु दिखाता है, बालक के वास्तविक या अवास्तविक चित्र अथवा वीडियो को किसी भी रूप में प्रदर्शित करने की धमकी देता है, बालक को किसी भी तरह का प्रलोभन या पुरस्कार या लालच देकर इस तरह के कृत्य करता है, ये सभी कृत्य लैंगिक उत्पीड़न या सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी के अपराध माने गए हैं। इस तरह के अपराधों के लिए पोक्सो एक्ट की धारा 12 में अपराधी को अधिकतम 3 वर्ष के कारावास एवं जुर्माने के दंड का प्रावधान किया गया है। पोक्सो एक्ट की धारा 13 में किसी भी बालक का अश्लील प्रयोजन के लिए अगर दुरुपयोग किया जाता है तो यह अपराध की श्रेणी में माना गया है। मीडिया के किसी भी रूप में बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन करना या निजी अंगों का प्रदर्शन करना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो अथवा सोशल मीडिया हो, इन सभी मीडिया के अलग अलग रूपों में बालक के निजी अंगों का अगर प्रदर्शन किया जाता है तो अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का दुरुपयोग माना जाएगा। बालक का उपयोग वास्तविक रूप से अथवा नकली लैंगिक एवं अश्लील गतिविधियों में करना एवं उन्हें प्रदर्शित करना आदि सब कृत्य भी पोक्सो एक्ट की धारा में लैंगिक अपराध माने गए हैं और इन अपराधों को अश्लील प्रयोजन के लिए बालकों का दुरुपयोग माना गया है, जिन्हें धारा 14 में अधिकतम 5 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगर इस तरह का अपराध दोबारा साबित होता है, दोबारा सिद्ध होता है, तो यह सजा 7 वर्ष तक भी हो सकती है। बच्चे का अश्लील प्रयोजन के साथ दुरुपयोग करने के अलावा अगर उसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला हुआ है या गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला हुआ है तो उस अपराध की सजा व जुर्माना भी इसमें साथ साथ होगी। दोनों तरह की धाराओं के अंतर्गत इसमें सजा होगी। अब तक हमने चर्चा की बच्चे के साथ किस किस तरह के यौन अपराध होते हैं, लैंगिक हमले होते हैं, जिन्हें पोक्सो एक्ट में अपराध माना गया है और हर अपराध के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी बच्चे के साथ लैंगिक हमला हो जाए या किसी बच्चे के साथ यौन शोषण घटित हो जाए तो उसके आगे की प्रक्रियाएं क्या है, रिपोर्टिंग का क्या प्रावधान है, न्याय प्रक्रिया का क्या प्रावधान है, इसमें बच्चे के लिए क्या क्या प्रावधान इस कानून के अंतर्गत विशेष रूप से किए गए हैं, जिन्हें हम आगे इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी बच्चे के साथ यौन शोषण की घटना हो जाए तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या है, तो इसमें सबसे पहले बिंदु आता है रिपोर्टिंग का। इस कानून के अंतर्गत मैंडेटरी रिपोर्ट का प्रावधान किया गया है। रिपोर्ट को आवश्यक माना गया है।
अगर किसी भी बच्चे के साथ यौन शोषण या यौन दुर्व्यवहार की घटना घटित हो जाती है, तो बच्चा स्वयं भी अपने मामले की रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। परिवार का सदस्य अथवा अपराध की आवश्यक जानकारी और घटना से संबंधित सामग्री रखने वाला कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है और गवाह के रूप में अदालत में उपस्थित हो सकता है। किसी को भी बच्चे के साथ हुए अपराध की अगर जानकारी मिलती है तो वह बाल कल्याण समिति को सूचना दे सकता है, चाइल्ड लाइन के 1098 नंबर पर सूचना दे सकता है, पुलिस या किसी स्वयंसेवी संस्था को सूचना देकर उनके माध्यम से भी रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। स्कूल के स्टाफ, डॉक्टर या किसी प्रोफेशनल को अपनी सेवाएं देने के दौरान अगर पता चलता है कि किसी बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ है या उन्हें संदेह होता है कि हो सकता है इस बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ है, तो उनके द्वारा भी पुलिस को सूचना देना अनिवार्य है। पुलिस को सूचना मिलने पर कम से कम उप निरीक्षक अथवा उससे उच्च स्तर का पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करेगा और मामले की जांच करेगा। कोई भी पुलिस थाना इस तरह के मामलों की रिपोर्ट के लिए मना नहीं कर सकता, चाहे इस तरह का अपराध उस थाना क्षेत्र में हुआ हो या नहीं हुआ हो। 24 घंटे में मेडिकल जांच कराना एवं विशेष न्यायालय तथा बाल कल्याण समिति को रिपोर्ट करना या सूचना देना आवश्यक है, ताकि पीड़ित बच्चे के उपचार तथा देखभाल की उचित व्यवस्था हो सके या उस बच्चे को संरक्षण की जो व्यवस्थाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जा सके। समस्त कार्रवाई के दौरान पुलिस अधिकारी सादा वर्दी में उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे हम आधी अधूरी नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए पॉक्सो एक्ट के जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है इन्हें भी हम संक्षिप्त में अगली स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़ित बच्चे का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाता है। मजिस्ट्रेट बच्चे का बयान बच्चे की सुविधा के आधार पर दर्ज करेगा। जहां बच्चा सहज महसूस करेगा वहां बच्चे का बयान लिया जाएगा। बयान को बच्चे के बताए अनुसार सशब्द लिखा जाएगा एवं रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि बच्चे को बार बार कोर्ट में नहीं बुलाना पड़े। बयान, मेडिकल एवं कोर्ट की समस्त प्रक्रिया के दौरान बच्चे के साथ माता पिता, परिजनों अथवा सामाजिक कार्यकर्ता आदि में से कोई एक व्यक्ति साथ में उपस्थित रहेगा। आवश्यकता होने पर बाल कल्याण समिति किसी उपयुक्त व्यक्ति को सपोर्ट पर्सन भी नियुक्त कर सकती है, जो मामले की संपूर्ण प्रक्रिया में बच्चे का सहयोग करेगा। अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है। अपमानित करने के लिए, बदला लेने के लिए अथवा जबरन वसूली या बदनाम करने के इरादे से कई बार गलत जानकारी प्रदान कर दी जाती है। अगर इस तरह का मामला झूठा साबित होता है तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति को 6 माह तक कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। बच्चे के लिए इसमें किसी भी तरह का सजा का प्रावधान नहीं है। यौन शोषण से पीड़ित बच्चे की किसी भी तरह की जानकारी कहीं पे भी उजागर नहीं की जा सकती है। बच्चे का नाम, पता, स्कूल से संबंधित जानकारी, परिवार से संबंधित जानकारी, मोहल्ला और गांव से संबंधित जानकारी, किसी भी तरह की जानकारी कहीं पे भी साझा नहीं की जा सकती है। इस कानून की धारा 23 के अंतर्गत बच्चे की पहचान को अगर उजागर किया जाता है तो इसे दंडनीय माना गया है। पीड़ित बच्चे को कानूनी अथवा विधिक सहायता पाने का अधिकार भी इस कानून के अंतर्गत किया गया है। अगर बच्चा वकील का खर्च वहन करने में असमर्थ है, असक्षम है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क और मुफ्त वकील उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही राज्य सरकार के द्वारा विशिष्ट लोक अभियोजक की नियुक्ति इस मामले में पैरवी के लिए की जाती है। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एफआईआर से लेके कानूनी प्रक्रिया का हर एक दस्तावेज, चाहे वो चार्जशीट हो या जजमेंट हो या मुआवजे के जो भी कागज बनते हैं, उन सब की प्रतिलिपि लेने का बच्चे को हक है, बच्चे का अधिकार है। कोर्ट ये तय करता है कि बच्चे को हर एक दस्तावेज की प्रतिलिपि मिलना सुनिश्चित हो। कानूनी प्रक्रिया के दौरान अगर बच्चे को अपनी बात कहने या समझने में समस्या आ रही है तो जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से दुभाषिया या ट्रांसलेटर या विशेष शिक्षक की व्यवस्था की जाती है। समस्त प्रक्रियाओं को बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण में किया जाना भी सुनिश्चित किया जाता है। किसी भी तरह की अगर पुनर्वास सेवाओं का बच्चा पात्र है तो उसे सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़कर उसे लाभ दिया जाता है।
अदालत के द्वारा यह भी प्रयास किया जाता है कि अदालत की कार्रवाई के दौरान बच्चा पुनः वापस कभी भविष्य में अपराधी के संपर्क में न आए या अपराधी की नज़र में न आए। इस तरह के प्रावधानों के अंतर्गत बच्चे की जितनी भी समस्त ट्रायल है वो अलग तरीके से विशेष न्यायालय के माध्यम से की जाती है। किसी भी बच्चे के साथ जब यौन शोषण घटित होता है, उसे जो मानसिक और शारीरिक आघात पहुंचता है या उसके अंगों में नुकसान होता है, चोटें पहुंचती है, उन नुकसानों की भरपाई करना, उनकी क्षतिपूर्ति करना तो असंभव है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा कुछ मुआवजा उपलब्ध कराते हुए बच्चे की मदद करने का प्रयास किया जाता है। तात्कालिक सहायता राशि बाल कल्याण समिति के माध्यम से, जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, जो बच्चों के खाने की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, बच्चे के आने जाने के किराए की व्यवस्था या उपचार की व्यवस्था के लिए खर्च किया जा सकता है। दूसरा है अंतरिम मुआवजा। एफआईआर दर्ज होने के बाद में जांच अधिकारी के द्वारा भी अंतरिम मुआवजे के लिए आवेदन किया जा सकता है, या उसके द्वारा जानकारी मिलने पर पीड़ित बच्चा या बच्चे का परिवार या किसी भी सामाजिक संस्था का कार्यकर्ता अथवा सपोर्ट पर्सन के द्वारा अंतरिम मुआवजे के लिए आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या अदालत में किया जाता है, जिसके माध्यम से बच्चे को अंतरिम मुआवजा उपलब्ध कराया जाता है। अदालत के आदेश के बाद में अंतरिम मुआवजे की राशि अधिकतम 1 महीने के भीतर सरकार को भुगतान करनी होती है। अगला है अंतिम मुआवजा यानी कि फाइनल कंपनसेशन। मामला पूर्ण हो जाता है या अपराध सिद्ध हो जाता है तो अदालत दोषी को या अभियुक्त को भी बच्चे को मुआवजा देने के लिए निर्देशित कर सकती है। इसके अलावा अपराध की गंभीरता, क्रूरता और परिवार की स्थिति को देखते हुए अदालत के द्वारा सरकार को मुआवजा देने के लिए निर्देशित किया जाता है। बाल संरक्षण और पॉक्सो एक्ट से संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम सबको जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें, उनका बचपन सुरक्षित रखते हुए उनको बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ा सकें। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल में बने रहिए, मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नया वीडियो शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।